और ऐसा स्थिति में यदि सरकार ये कहे कि आप खुशियाँ मनाइए, ये खुशियाँ मनाने का ये नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस खुशियाँ मनाने के लिए नहीं किया जाता है। आप देखिए कि रांची जैसे शहरों में आज बड़े बड़े सिंगर और स्टार और कलाकारों को बुलाया जा रहा है जिनको आदिवासी भाषा, धर्म, संस्कृति का कोई ज्ञान ही नहीं है। तो ये सरकारी पैसा निकासी का एक योजना हो सकता है। आप अगर सही मायने में जोहार, नमस्कार, स्वागत है आपका कोल्हान कवरेज में। आज 9 अगस्त है और पूरी दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। हम इस वक्त झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में मौजूद हैं, जो अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह सिर्फ एक उत्सव ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपने अधिकारों और अपनी विरासत को दुनिया के सामने रखने का दिन है। आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनके लिए इस दिन का क्या महत्व है और उनकी संस्कृति और पहचान को लेकर उनकी क्या सोच है। आज 9 अगस्त है, विश्व आदिवासी दिवस। इस उपलक्ष्य पर हमारे साथ कोल्हान क्षेत्र के जनप्रतिनिधि श्री माधव चंद्र कुंकल जी मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं और विश्व आदिवासी दिवस पर कुछ जानकारी लेते हैं। माधव चंद्र कुंकल जी, स्वागत है आपका कोल्हान कवरेज में। कोल्हान कवरेज के आपके पूरे टीम को और इस कोल्हान कवरेज न्यूज़ को देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरी ओर से विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको बहुत बहुत जोहार। जी, दर्शकों को आप ये बताइए कि आज के युवा, आज उन लोगों के लिए आदिवासी दिवस का क्या महत्व है। आदिवासी दिवस सिर्फ युवाओं के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। आदिवासी एक अपने आप में जो शब्द है, एक पहचान है। तो आदिवासी समुदाय के बारे में यही कहेंगे कि आदिवासी की जो मूल पहचान उसकी भाषा, धर्म, संस्कृति से। और वर्तमान समय में देखिए कि जिस तरीके से बाजारीकरण हो रहा है चीज़ों का, जिस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों की भाषा, धर्म और संस्कृति पर खतरा मंडरा रहा है। तो खतरा मंडरा रहा है किस तरीके से देखिएगा तो अब वर्तमान समय में लोग जो है इस बदलाव के इस दौर में जो है अपनी भाषा को भूल रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, जो कल्चर है हमारा और जो हमारा पहचान है, भाषा, धर्म, संस्कृति। तो कहीं ना कहीं इस पर जो हमला हो रहा है, तो इन चीज़ों को बचाना ही ज़रूरी है। और ये चीज़ बचेगा तो आदिवासी बचेगा, ये मेरा एक अपना सोच है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी माधव जी, कहीं ना कहीं जैसे हम देख रहे हैं कि आज एक तरफ सरकार जहां एसोसिएशन ग्राउंड में कई कलाकारों को बुला करके नाच गान, पारंपरिक नृत्य कला और कई चीज़ों का आयोजन किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हम लोग इस तरीके के ग्राम सभाओं को बुला करके आयोजन कर रहे हैं। हम लोग याद ऐसा क्यों, अलग अलग ऐसा क्यों हो रहा है, बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? मुझे लगता है कि ये आदिवासी दिवस जो है आज खुशी का दिन है। व्यापक तौर पर पूरे विश्व में आदिवासियों को इसका बड़े हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकारी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है सरकारी खर्च से, तो इस पर आप देखिए कि रांची जैसे शहरों में आज बड़े बड़े सिंगर और स्टार और कलाकारों को बुलाया जा रहा है जिनको आदिवासी भाषा, धर्म, संस्कृति का कोई ज्ञान ही नहीं है। तो ये सरकारी पैसा निकासी का एक योजना हो सकता है। आप अगर सही मायने में यहाँ का आदिवासी धर्म, संस्कृति को प्रमोट करना है, तो यहाँ के जो अंतिम पायदान में खड़े लोग हैं उनको आगे लाने की ज़रूरत है। तो सही मायने में शायद ये प्रचार प्रसार बेहतर हो पाएगा। नहीं तो ये सिर्फ पैसा निकासी योजना, सरकारी योजना जो हो रहा है, और बाकी तो हमारे लोग आज धीरे धीरे इन चीज़ों को जान रहे, समझ रहे। तो अपने स्तर पर आज जो है विश्व आदिवासी दिवस के इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो ये एक अच्छा पहल है, लेकिन सरकार के जो एक कार्यक्रम जो कर रही है सिर्फ पैसा निकासी कार्यक्रम से ज़्यादा कुछ नहीं है। जी, आज के डिजिटल दुनिया में जैसे लोग मोबाइल के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं, ऐसे समय में आप हमारे आदिवासी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो अपने धर्म, संस्कृति को बचाए रख सकें? आज ये डिजिटल युग का ज़माना है, तो मैं अपने युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि अगर समाज को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाना है तो हमें लड़ना पड़ेगा। लड़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा। और हमारे युवा साथी जो है वर्तमान समय में मोबाइल के चंगुल फंसे हुए हैं, नशापान के चंगुल फंसे हुए हैं। तो इन चीज़ों से निकल करके अपने बारे में, अपने समाज के बारे में सोचना पड़ेगा। और हम पढ़ेंगे तब लड़ पाएंगे, और लड़ेंगे तब ये समाज बचेगा, संस्कृति बचेगा। और हमारे नौजवान जो हैं बेहतर ढंग से पढ़ करके बेहतर जगह पर पहुँचे। आप IAS बने, IPS बने, आप जो है BDO बने, आप प्रशासनिक पदाधिकारी बने, आप बेहतर इंसान बने, ताकि आपका योगदान जो समाज के लिए हर पल हर क्षण समाज के लिए योगदान हो। तो समाज तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े तो समाज आगे बढ़ पाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, वर्ष 2022 से लेकर के 2032 तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशीय भाषाओं का दशक घोषित किया है।
आइए माधव चंद्र कुंकल जी, जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। माधव जी, आप जैसा कि जानते हैं, इस दशक को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषाओं का दशक घोषित किया गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी स्वदेशी भाषा का दशक जो कहा है, तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण पहल है यूएनओ का। और जिस तरीके से अभी हम लोग आज विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, तो ये अपने आप में चिंतन का विषय है कि आदिवासी आखिर बचेगा कैसे। तो आदिवासी की भाषा, धर्म और संस्कृति बचेगा तो आदिवासी बच पाएगा, और नहीं तो फिर बाहरी अतिक्रमण से जो है आदिवासी समुदाय जो धीरे धीरे विलुप्त होने का कगार पर है। तो ये स्वदेशी भाषा ही आदिवासी की पहचान है, या सिर्फ आदिवासी की नहीं, हर समुदाय की अपनी पहचान है, उसकी भाषा। तो भाषा को बचाना जरूरी है। जिस तरीके से अभी हम लोग देखेंगे वर्तमान समय में, आज हिंदी का एक ज़बरदस्ती जो सरकार थोपना चाहती है, जिसका आप गूगल में चेक करें, चाहे आप साउथ के स्टेट में चले जाएं, तो वहाँ के लोगों ने जो तमिल भाषी लोग हैं, उन लोगों ने पुरजोर विरोध किया कि आप जबरन जो है यहाँ पर आप अपने भाषा को थोप नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी भाषा को बचाना, अपनी पहचान को बचाना है। उसी प्रकार मराठी के लोगों ने कहा, वर्तमान में बड़ा ये मामला गरमाया हुआ कि नहीं, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। हम उनकी बातों को बिल्कुल समर्थन करते हैं कि आप अपनी भाषा को बचा पाएंगे तो संस्कृति बचेगी। उसी प्रकार आज जो आदिवासी बचेगा तो उसका भाषा बचाना जरूरी है। जिस तरीके से बाजारीकरण हो रहा है चीज़ों का, भाषाओं का, जिस तरीके से जबरन तोपा जा रहा है, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। अब गूगल में सर्च करें कि भूमिज भाषा जो है, भूमिज अपने एक समुदाय है, तो हमारे बहुत सारे भूमिज कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे हो कम्युनिटी के लोग हैं, संथाल कम्युनिटी के लोग हैं, बंगाल में रहते थे, वहाँ पर बंगाल में रहते उन्होंने अपना भाषा को भूल गए थे। लेकिन भूमिज समुदाय के लोगों ने लगभग प्रयास किया, लगभग 1 लाख आबादी जो है अपना मूल भाषा जो भूमिज भाषा उसको सीखा। तो कहीं ना कहीं भाषा हमारी एक पहचान, आइडेंटिटी है, इसको बचाना जरूरी है। और जो यूनियन ने जो अपने के इसको घोषित किया कि नहीं, इसको स्वदेशी ये अंतर्राष्ट्रीय थीम उन्होंने घोषित किया, तो उसका मैं समर्थन करता हूँ। सरकार को किन्हीं भी भाषा को जबरदस्ती मानने के लिए थोपना नहीं चाहिए। सबके अपने भाषा, धर्म, संस्कृति, और उसको बचाना लोगों का अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। माधव जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुरेश चंद्र सोए, बाल विरोधी संघ सचिव। सबको जोहार, और आज के अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का सबको शुभकामनाएं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की उत्पत्ति अचानक नहीं हुई है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान में पूरे विश्व में युद्ध का माहौल था, प्रथम विश्व युद्ध, जहां पर 1914 से लेकर 1918 तक जहां 90 लाख लोग मरे गए। दूसरा विश्व युद्ध हुआ आपका 1945 में ख़त्म हुआ, और उसके दरमियान 1 करोड़ से 20 लाख करीब आदमी लोग मरे। तो इस त्रासदी को देखते हुए वर्ल्ड ने एक मंच तैयार किया, वो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ जिसको कहते हैं। उन्होंने इस मकसद किया कि विश्व में इस प्रकार की कभी भी मानव त्रासदी ना हो, मानव अधिकारों की सुरक्षा हो, शांति और सुशासन व्यवस्था स्थापित हो। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंचों की स्थापना की गई 1945 में। और इसी 1945 के दरमियान में भारत में शासन तंत्र की स्थापना होना शुरू हो गया था। 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम के तहत, और 1935 के तहत प्रांतीय शासन का चुनाव हो चुका था उस समय 1935 तक में। द्वितीय युद्ध के, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद में वहाँ सरकारें गठन हो चुकी थी, प्रांतीय सरकार। लेकिन उसके पश्चात जो 1939 के बाद जो घटनाएं घटी है, आपका द्वितीय विश्व युद्ध, और उस विश्व युद्ध के बाद में जो घटना घटी, और संविधान निर्माण के बाद भारत में केंद्र और राज्यों में भी सरकारें बनी, लेकिन 1945 को ही अस्थायी रूप से भारत इस संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना एक चार्टर्ड है, अधिनियम है, उसके अनुच्छेदें हैं, उसका पालन करना प्रत्येक राष्ट्रों की जिम्मेदारी है। परंतु जब भारत में शासन तंत्रों को देखा गया आदिवासियों के मामले में, जब आदिवासियों का अंग्रेजों के समय में इसको एस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह के रूप में 5वीं अनुसूची में लिपिबद्ध किया था, और 1833 में बंगाल रेगुलेशन के तहत और 1874 के तहत में शेड्यूल एरिया के रूप में आदिवासियों का शासन व्यवस्था, उसके जल, जंगल, जमीन, जमींदारों से स्वतंत्र करने के लिए राजाओं से उसको बिल्कुल एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र में रखा गया था। और 1935 में एक्सक्लूडेड एरिया, और भारत का संविधान के बाद में 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची के बाद भी 1994 जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों की बात उठी, तो 1994 तक में आदिवासियों का ऐतिहासिक शोषण हुआ,
उसका जल जंगल जमीनों से बेदखल विभिन्न परियोजनाओं से, कोयलकारो बांध से हो या नेत्राहाट फायरिंग से हो या रोड पुल पुलिया जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उनका बेहाता सा मतलब उसका अधिग्रहण का उल्लंघन हुआ। तो इतनी बड़ी संविधान होते हुए, उसके फंडामेंटल राइट होते हुए, सरकार एक प्रातिनिधिक सरकार होते हुए जब ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ, उसकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, उसकी जल और ज़मीन जो जीने का अधिकार, मूल निवास स्थान पर रहने का अधिकार जो देता है आपका अनुच्छेद 14 के साथ साथ 15, 16 जो संविधान में निहित है, उसका उल्लंघन हुआ। इस उल्लंघन के दरमियान जब विश्व स्तर पर आदिवासियों की बात उठी 1982 को पहली बार प्रतिवेदन दिया गया वहाँ पर, और 1982 को कमेटी गठन हुआ आपका यूएनओ के द्वारा से, आपका आर्थिक और सोशली परिषद के द्वारा WGIP अर्थात आपका वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपुल्स, और ये वर्किंग ग्रुप इंडिजिनस पीपुल्स 1994 को एक प्रस्ताव पास करता है और 1994 को ही 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय करता है WGIP, और उसमें एक प्रस्ताव डालता है। और प्रस्ताव डालने के बाद ये कहता है कि आदिवासियों के अधिकारों पर एक घोषणा होना चाहिए ताकि कहीं पर भी भारतवर्ष या विश्व में कोई आदिवासी क्षेत्र है तो उसका अधिकारों का सुरक्षण होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से। लेकिन वहाँ विरोध होता है। विरोध होने के दरमियान में जब 1994 को तो 1995 को इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप बनाया जाता है पूरा वर्ल्ड में, और 1995 से 2004 को आपका विश्व आदिवासी आपका या के रूप में महोत्सव कहना चाहिए, उसको वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। लेकिन उस समय ये नहीं पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों का अधिकार घोषणा नहीं हुआ। और 2005 से लेकर 2015 तक दोबारा आपका अंतर्राष्ट्रीय आपका वर्षगांठ मनाया जाता है। उसी समय 26 जून 1994 के बाद 2006 में पूरे वर्ल्ड लेवल में जितने देश हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर था आदिवासियों का जो घोषणा है उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। और 13 सितंबर आपका 2007 को यूएनओ ने उसको स्वीकृति देता है, आदिवासियों का अधिकार पर एक घोषणा पत्र आता है। और उसी के उपलक्ष्य में आज पूरा प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार, राज्य सरकार पूरे वर्ल्ड में कि आप मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे। और लेकिन दुर्भाग्य यही है कि 1957 को जब ILO, जिसको आप कर सकते अंतर्राष्ट्रीय लेबर संगठन ऑर्गेनाइजेशन आपका कॉन्फ्रेंस, जिसको कन्वेंशन 107, उसके तहत जनजातियों को स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए, उसका जल जंगल जमीन सुरक्षित होनी चाहिए, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराएं जो जमीन से रिलेटेड होती है उनका सुरक्षित होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका ILO, जिसको मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंस, उसके द्वारा, लेकिन उसको 1947 में यहाँ के श्रम एवं रोजगार सचिव आपका जेएनयू या जहाँ संगठन वहाँ पर इसको अनुमोदित नहीं करता है, उसको अनुमोदित नहीं करता 1957 को। और 1957 के बदले 1889 में फिर इसी को मान्यता देने का पास करता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर। लेकिन वहाँ का श्रम और जो सचिव है वो ये कहता है कि आदिवासी लोग यहाँ नहीं हैं, यहाँ मूलवासी हैं, और मूलवासियों के होने के चलते हम उसको हर अधिकार दे रहे हैं, और लेकिन 5वीं अनुसूची के हिसाब से इसको नहीं दिया जाता है। इसके कारण आज आदिवासी जो क्षेत्र है, जो शेड्यूल एरिया के रूप में, जो 5वीं अनुसूची है, संविधान का बिल्कुल अलग प्रशासनिक स्ट्रक्चर है, उसका संविधान भाग से चलता है, आज के समय वो हंसिए पर फिर आ गए। क्यों? क्योंकि आपका जो संविधान का जो शासन तंत्र चल रहा है आदिवासियों का, पहली अनुसूची के मॉडल पर चल रहा है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्वतंत्र हुआ 1947 को, और 1956 को भाषा पर आधारित जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, A स्टेट, B स्टेट, C स्टेट, D स्टेट, जो देसी रियासत है, उन्हीं का शासन तंत्रों को आज आदिवासी क्षेत्र में जबरन असंवैधानिक तरीके से इसको विस्तार किया जा रहा है। इसीलिए ये अपने जल जंगल जमीन से बेदखल हो रहा है। कारण यही है कि भारत के निर्माण के बाद भी, संविधान निर्माण के बाद भी, यूएनओ को गाइडलाइन होते हुए, श्रम संगठन होते हुए, और दूसरा भारत एक राष्ट्रमंडल का सदस्य भी है, इसके बावजूद यदि यहाँ पर शासन तंत्र फेलियर है, मतलब आदिवासी हंसिए पर है, उसका संवैधानिक अधिकार लागू नहीं होने के कारण यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स है और संविधान से अनभिज्ञ जनप्रतिनिधियों के कारण आप हंसिए पर है।
राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको मान्यता दे चुका है, लेकिन निचले स्तर पर क्योंकि जो भी मान्यताएं मिलेगी वो सरकारी तंत्र के द्वारा ही इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन सरकारी तंत्र आपके विरुद्ध है, जो बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेट्स में, आपकी भाषा, लिपि, संस्कृति इसको लेना देना नहीं है। इसके कारण वो आपके ज़मीनों को नगरपालिका के नाम पर या बड़े बड़े परियोजनाओं के नाम पर आपको बेदखल करता है। इसके कारण आज ये आदिवासी क्षेत्र में देखिएगा कुपोषण, बेरोजगारी, गरीबी सारे के सारे आदिवासी से ही रिलेटेड है। ये रीजन है कि पहली अनुसूची का शासन व्यवस्था आज लागू है, 5वीं अनुसूची का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारे समाज को मालूम ही नहीं है। इसके चलते ये हंसिए पर है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा है सभी के लिए। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे सरकार के द्वारा वहाँ पर एसोसिएशन ग्राउंड चाईबासा में भी प्रोग्राम हो रहा है आदिवासी दिवस का, ठीक है, वहाँ बड़ा सा स्टेज लग रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर भी स्टेज लगा है, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, यहाँ पर बनाया है, तो इसका क्या कारण है कि आपने उस सभा से अलग एक अपना बनाया है, लोगों को भी इकट्ठा किया है यहाँ पे, इसका क्या कारण है? देखिए, सरकार हमेशा वोट बैंक की ओर जाती है। आज यदि सरकारें हैं, 1950 में यदि संविधान लागू हुआ तो संविधान निर्माण के बाद जो मिनरल्स के रेप में जो 40% मिनरल्स केंद्र की ओर जाता है हमारा, और उसके बाद भी यदि आज हम गरीब हैं और शोषित हैं, ज़मीनें छीनी जा रही है, तो सरकारी जिम्मेदार है। तो सरकारी यदि जिम्मेदार है, हमारे ज़मीनों को प्रोटेक्शन नहीं करती है, जैसे रिंग रोड, यहाँ रिंग रोड का कोई औचित्य नहीं है। आप एक गांव के अंदर से रिंग रोड बनाइएगा, जबकि 75 जो है ना, ये मेन रोड है। तो मेन रोड को ना बना करके आप जो अवैध रूप से जो यहाँ पर बस्तियाँ बसी हुई है, जिसको नगरपालिका बोलते हैं, नगरपालिका तो असंवैधानिक रूप से, यहाँ तो नगरपालिका ही नहीं है, अवैध रूप से कब्जा किया, उसको वहाँ से हटाने के स्थान पर आप गाँव वालों का ज़मीन को, उसका जो जीवन का जो मूल आधार है, जीने का अधिकार है, उसकी भाषा का अधिकार है, उसकी संस्कृति जहाँ जुड़ी हुई है ज़मीन है, उसकी जो परंपराएं हैं उससे जुड़ी हुई है, जहाँ स्वशासन मॉडल है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है मुंडा मानकी मुंडा के द्वारा, उसको आप वहाँ से हटा रहे हो। और ऐसा स्थिति में यदि सरकार ये कहे कि आप खुशियाँ मनाइए, ये खुशियाँ मनाने का यह नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस खुशियाँ मनाने के लिए नहीं किया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस पर आइए कुछ महिलाओं से बातें करते हैं और उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। जोहार हाँ, जोहार। अब ना नुतुम चिने अलिंगे नुतुम नीति में साव냐 अब ना लगित मिंडो कोनो मिनाची हिंदी तलक को लिए कि आप अपनी संस्कृति और परंपराओं को आने वाली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाएंगे? अरे अब वे दरम दस्तूर मिना ना नन समय रे ओते हसा जगह जमीन और हुजू तेन समय रे अब हंजाई को नन ओते को जमिया अब वे ओते हसा दो जाई अचो गुगो अचो रबु जमिया ओडो जकेल जिंदगी रे ना तो सरकारों का बाइल नते तो ओडो कंपनियों का बाइल सिंह बुंगा बाइल नन दिसुम ओडो अब तो सिंह बुंगा जीवन केटबु इंगा पुको जन्म केटबु एंते नन दरम दस्तूर रे खटाबु मांडा किडा ina mente nen dorom dastur kabu bagi kabu usene tingu ne bu kare na bu mayang kare turui sike ko menia इनका bu लड़ाई किया ना kabu usere ना ना। आज विश्व आदिवासी दिवस है और आज हम भेंट कर रहे हैं हमारे चाईबासा के एक बेहद ही जाने माने साधु हो जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में साधु जी। जी धन्यवाद। जोहार। मेरा सवाल सबसे पहले साधु जी आपसे ये है कि जो हमारे युवा हैं, क्या आपको ये ऐसा लगता है कि उनका जो रुचि है हमारी संस्कृति के प्रति, क्या वो बढ़ रहा है? जी, अगर आप 2014 का तुलना में देखें तो सच में बढ़ रहा है। एक वक्त ऐसा था कि यूट्यूब में आपको आदिवासी से संबंधित ना कोई आपको जानकारियाँ मिलेगी, ना कोई न्यूज़ मिलेंगे। बहुत सारे कार्यक्रमों में सिर्फ बड़े बुजुर्ग नज़र आते थे। वो लोग हमेशा आह्वान करते थे कि आए हमारे साथ में युवा जुड़े, युवा कार्यकर्ता जुड़े, लेकिन आप उस समय देख नहीं पाएंगे। लेकिन जब धीरे धीरे जितने भी अभी सामाजिक कार्यक्रम जगह जगह पे होना शुरू हुए हैं, हमारे झारखंड में, हमारे कोल्हान में, अलग अलग जगहों पे जिस तरीके से युवाओं का भी प्रतिभागी बढ़ा है, आप चाहे किसी सामाजिक कार्यक्रम में देख लें, आज आप न्यूज़ में देख लें। एक वक्त ऐसा भी था कि आप जो हमारा
पत्रिकाएं आती हैं, वहाँ पे आदिवासी से संबंधित कोई भी खबरें तक नहीं आती थी। और मीडिया में जैसे आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे चैनल हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे युवा जो हैं किसी न किसी कार्यक्रमों में भी नज़र नहीं आते थे। लेकिन आज आप बढ़ चढ़कर उनको देखेंगे, हर एक चीज़ में युवा सामने आए हैं। जैसे कि आप देखते होंगे हमारे बड़े शहरों में, रांची, जमशेदपुर जैसे शहरों में एक वक्त ऐसा भी था कि आदिवासी लोग अपने आप को आदिवासी कहलाने में शर्म करते थे। अपनी भाषा में लोग बात नहीं करते थे। जो उनकी जो पारंपरिक परिधान है उनको पहनने में शर्म आते थे। लेकिन आज आप देखेंगे हर एक कार्यक्रमों में वो बड़े खुशी से अपने परिधानों को पहनते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं और अपनी चीज़ों को, अपने जो नृत्य संगीत है उनको हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच में वो बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। और जितने भी अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं वो खुद उस पर लीड कर रहे हैं, उसके नेतृत्व ले रहे हैं और उसको संरक्षण करने में, उसको बढ़ाने में वो अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। आज बहुत सारे युवा, एक वक्त ऐसा भी था कि धीरे धीरे इस आधुनिकता के होड़ में अपनी जो परंपरा संस्कृति है इसको भूलते जा रहे थे। लेकिन आज उनको ये एहसास हुआ है कि जो है हमारा परंपरा संस्कृति कितना महत्वपूर्ण है, वही हमारी पहचान है, हमारी भाषा हमारी पहचान है। तो उन्होंने ये महसूस किया है। तो आज बहुत सारे युवा इस पे काम कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, अपने अपने योगदान दे रहे हैं। तो उन सभी युवाओं को हमारे तरफ से आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि वो आए और भी गहराई से इसको जाने, समझें और नेतृत्व लें। धन्यवाद। आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुशांति भोपाई और मैं एक हॉर टीचर और डांस भी करती हूँ, नाटक भी करती हूँ। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप डांस भी करती हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि किसी भी सभ्यता या संस्कृति में डांस का क्या महत्व है और किस तरह से ये लोगों से जुड़ने का एक साधन हो सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए। अर्थ दो नलिंका जीचे निना दो अबू नेन सुसुन दुरेंग दो अबू पहचान तना अबू उनुरुम तना और निना अगर काबू रखे रखा है, अगर हम लोग इसको नहीं रखते हैं, बचा के नहीं रखते या हम लोग अपना पहचान अगर किसी को नहीं बता पाते हैं या काबू का जिदा एक टाको काबू उदुए कुआ इन दो ऐसा मुश्किल है। तो फिर नैना दो अबू पहचान तना रिकेती अबू दरकार, रकायती अबू दरकार। मेरा नाम राहुल कुमार लोहरा है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? जी, मेरा घर ये मोलसाई में ही है। अच्छा। ये बगल में ही। अच्छा, तो आप किस जनजाति से आते हैं? जी, मैं आता हूँ उरांव जनजाति से। उरांव जनजाति से, ठीक है। तो आप उरांव जनजाति से हैं, आपने काफ़ी अच्छा वस्त्र भी पहना हुआ है, तो आप इस वस्त्र के बारे में कुछ जानकारी बता दीजिए। वस्त्र के पर इसलिए हम ऐसे पहन के आए क्योंकि मेरे को पसंद भी है ऐसा सब पहनना। वैसे तो कोई कोई होते हैं कि बोलते हैं कि ऐसा नहीं पहनेंगे, ये वो कैसे दिख रहा है ऐसे। और ऐसे तो अपना जो भी कास्ट होता है, जो भी चीज़ उसमें अपना जो भी पहनावा होता है, वेशभूषा जो भी होती है वो तो पहनना ही चाहिए, ताकि लोग हमारी भी संस्कृति को थोड़ा समझे। जैसे बाकी संस्कृति वाले जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी हो गए वो लोग अपना वेशभूषा पहनते ही हैं, तो हमें भी अपना पहनना ही चाहिए। ये आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार साथियों, आज हम कुछ स्थानीय विक्रेताओं से मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्टॉल यहाँ पे लगा है उनसे क्या उनको लाभ हो रहा है और वो क्या हर साल लगाते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? चाईबासा से ही है। चाईबासा से ही हैं। अच्छा, किस जनजाति से आप लोग बिलोंग करते हैं? वो जनजाति। तो आप लोग जो आज यहाँ स्टॉल लगाए हैं, ये पहली बार है या फिर इससे पहले भी आप लोग लगा चुके हैं? ये पहली बार है, पहला एक्सपीरियंस है हमारा। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, थोड़ा सा 2 शब्द में बताइए। फिलहाल तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, कुछ नया है हमारे लिए, बट उम्मीद करते हैं कि हम ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि हम लोग ट्राइबल फूड बेच रहे हैं। तो पहला कोशिश है हमारा, हो सके सफल रहे तो अच्छा रहेगा। क्या है आपका ट्राइबल फूड? देखिए, झारखंड का सबसे पहला तो धुसका, चाईबासा के लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं तो हमने बनाया है धुसका। पत्ता पिट्ठा 2 तरह का, कुछ मतलब किसी में दाल मिला हुआ है, किसी में गुड़ और चना है। पोड़ोम, लेटो मांडी जो कि हमारे होम में तो सबको ही खाते हैं, और अंडा चॉप भी बनेगा। अच्छा है तो सब पीना पसंद करते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और लोग आए हुए हैं काफ़ी दूर दूर से। चाईबासा के लोग तो हैं ही, लेकिन लोग जमशेदपुर से भी आए हैं, कुछ लोग बाहर शहरों से आए हुए हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा माहौल है। आप बैंक के तरफ से हैं, जैसा हमने देखा ऊपर बोर्ड लगा हुआ है,
तो ये किस चीज़ का है, आप किस बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं? हमारे यहाँ अभी एक नया स्कीम आई है, सेंट क्वीन करके है। वो सेंट क्वीन में आपका ये स्कीम बिल्कुल नया है और कली महिला लोग के लिए है, जिसका 18 साल से 65 साल की है। इसमें बचत खाता ही है, लेकिन एवरेज बैलेंस आपको 25,000 रुपया रखना है और इसमें आपको कहीं दुर्घटना होने से 20 लाख की क्लेम मिल जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जानकारी दी। अपना परिचय सबसे पहले दे दीजिए और फिर बताइए कि क्या है, किस बारे में है ये सब। जोहार सभी को। मेरा नाम रामेश्वर बिरुआ है और मैं बिरुआ टेक करके मेरा संस्थान है, ओनर हूँ मैं उसका। हमारी जो संस्थान है फाइनेंस में काम करती है और हमारा HDFC बैंक के साथ टाई अप है, तो हम सारे फाइनेंस और लोन्स मुहैया कराते हैं। और ये जो गाड़ियों का आप डिस्प्ले देख रहे हैं, अभी हम TVS का डिस्प्ले लगाए हुए हैं। आपको कोई भी गाड़ी लेना हो आप डायरेक्टली हमारे पास आ सकते हैं, फाइनेंस की सारी सुविधा है। आपको कहीं भी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्राइवेट फाइनेंस के चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बैंक का नियमानुसार चार्जेस है उसी चार्जेस पे आपको गाड़ी मिल जाएगा, कोई भी अतिरिक्त चार्जेस नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार सबिन को। मेरा नाम सूर्यकांत बिरुआ है। मैं आलिंजे दुकान बिरुआ नगर रे मिना अंड आलिंजे दुकान रे समरसेबल मोटर हैंड पंप या सारा फिटिंग आइटम को नामोआ। अच्छा, तो आप बेसिकली बता रहे हैं कि सारा भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी सामान है आपके यहाँ उपलब्ध है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जैसे कला मंदिर से, जमशेदपुर से कुछ लोग आए हैं जो हैंडमेड क्राफ्ट के बारे में इनको काफ़ी अच्छी जानकारी है और ये इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जोहार, मेरा नाम सबिता चाकिया है, मैं जमशेदपुर। जोहार, मेरा नाम फुलमनी टुडू है और मैं जमशेदपुर में रहती हूँ। अच्छा, तो आप लोग बताइए थोड़ा अपने स्टॉल के बारे में कि क्या है और कहाँ किस तरह से आप लोग इस पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जो है ये जो पूरा संस्था का नाम है, इसका नाम है कला मंदिर सक्षम SHG फेडरेशन। ये जो है स्टार्टिंग में आपका 2004 से शुरू हुआ। एक विलेज है हमारा पोटका में, जहाँ पे कोई काम का सोर्सेस था ही नहीं, तो वहाँ के लोगों से हम मिल के फिर हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने उनसे बात की। फिर वहाँ उस गांव के नज़दीक में एक नदी बहती है, जहाँ पे ये जो ग्रास मेट का प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो मतलब उस नदी में मिलता है। तो उसी से ही हम लोग कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश की है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की है और लोगों के सामने इसको दिखाने की कोशिश की है। वहाँ जो है पोटका में जिस गांव से ये लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ पे सुमित्रा दीदी और बहुत सारे उसके साथ आर्टिजन्स हैं जो ये काम करती है। हैंडलूम वर्क चलता है वहाँ पे, लूम है कुछ ये वुडन का, तो उसी से वो लोग काम करते हैं, थ्रेड और ये गोंदा ग्रास से। फिर इसके बाद जो भी मैट्स वहाँ से बन के आता है सारा कला मंदिर आता है, मतलब बिपोनी आता है। वहाँ पे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जैसे मैट्स, बैग्स ये सब बनते हैं, अलग अलग डोर कर्टन, योगा मैट वगैरह वो सब बनते हैं। ये जो मैट्स है हम लोग ट्राइफेड जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, उनको भी हम लोग सप्लाई करते हैं। इस लास्ट ईयर आई थिंक ये कौन सा ईयर चल रहा है 2025, हाँ 2023 में हमने 1000 योगा मैट्स का सप्लाई किया उनको योगा डे के अवसर के लिए। और भी बहुत संस्था के साथ SHG ग्रुप के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, जो कि मतलब जितना भी प्रोडक्ट है वो सारे हैंडमेड ही बनाते हैं। जी, आपने बताया कि आप हैंडमेड बनाते हैं और जो भी प्रोडक्ट आप बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो सारे आप प्रकृति से उठाते हैं। जी, तो आप इस फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि इस फील्ड में और लोगों को जुड़ना चाहिए, इस फील्ड में काम करना चाहिए और क्या स्कोप है, इस बारे में थोड़ा सा जानकारी दें।
हाँ, एक्चुअली जिस तरह से मतलब अभी लोग जो है मतलब ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वगैरह या फिर जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें वगैरह यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा परहेज़ में रखते हुए मतलब नेचुरल चीज़ों से जुड़ना चाहिए। और नेचुरल चीज़ों से जुड़ने से क्या होगा कि जितने भी हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ, नेचर से जुड़ा हुआ क्या बोलेंगे, जुड़ा हुआ चीज़ें जो है अब उनको हम लोग विलुप्त नहीं होने दे सकते। इससे ये रहेगा कि नहीं पहले के पूर्वज लोग क्या करते थे कि मतलब जितना भी वो लोग यूज़ करते थे, चाहे वो कुकिंग के ये पर्पस के लिए जो हांडी वगैरह यूज़ करते थे या फिर और भी मैट्स वगैरह यूज़ करते थे, वो सब भी जो है नेचर से जुड़ा हुआ था। और वैसे ही अभी भी लोगों को इस नेचर से जुड़ने के लिए, मतलब नेचर से दूर ना जाने के लिए ये सब का प्रयोग करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आप लोग जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। तो इस काम में केवल महिलाएं हैं या फिर पुरुष भी इसमें इंक्लूडेड हैं। हम लोग जो है इसके अलावा डोकरा आर्ट और जो है झारखंड का जो लोकल आर्ट है, पाइटकर हुआ, फिर आपका सोहराई हुआ, ये सब का भी हम लोग काम करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने जो झारखंड की जो कला संस्कृति है और जो भी आप अपने तरफ से क्रिएट करके लोगों के सामने रख रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं, है ना। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम तो अभिमन्यु लकड़ा हुआ और हम लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट हुए और ऐसे हमारा काम तो मतलब आर्ट का जितना भी विधा है सारा काम करते हैं हम लोग। पेंटिंग से लेके स्कल्पचर तक, स्कल्पचर टू लेके टैटू तक सारा काम करते हैं। ये हमारे मतलब इंडियन आर्ट कल्चर में भी रहा है और एज मैं ट्रैवल कम्युनिटी का हूँ तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि मेरे नानी दादी इन सब के मतलब बॉडीज़ में भी होते थे। इसका बहुत सारा आर्ट फॉर्म होता है, मतलब जैसा ट्रैवल टैटू डिज़ाइंस होते हैं, रियलिज़म होते हैं, ओल्ड स्कूल होते हैं, न्यू स्कूल होते हैं, बहुत सारा टैटू का ना आर्ट फॉर्म होता है। लोग सोचते हैं कि टैटू मीन्स मतलब कुछ भी लिखवा लो या उसका कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन सबसे टफेस्ट आर्ट फॉर्म मैं एज अ टैटू को ही मानता हूँ। तो जैसा कि हमने देखा, यहाँ के लोगों के लिए यह दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकार को याद करने का दिन है। यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2022 से 2032 तक के दशक को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषाओं का दशक घोषित किया है। यह पहल हमें याद दिलाती है कि हमारी भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं है बल्कि हमारी पहचान, हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति की आत्मा है। लेकिन आज इस उत्सव के बीच हमारे महान नेता और दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने झारखंड राज्य को अलग बनाने के लिए जो आंदोलन चलाया वो आज भी हर आदिवासी के दिल में जिंदा है। उनका निधन भले ही हो गया हो, लेकिन उनकी सोच और उनका संघर्ष हमारे लिए हमेशा प्रेरणा बना रहेगा। कोल्हान की यह धरती अपने आप में एक मिसाल है जहां प्रकृति और संस्कृति एक साथ सांस लेती है। हमें उम्मीद है कि यह आदिवासी दिवस दुनिया भर के आदिवासी समुदायों को और सशक्त करेगा। देखते रहिए कोल्हान कवरेज। कैमरामैन भागीरथी गर्ग के साथ मैं राजा बोईपाई।